to the part 3 of ICSE 2026 examination specimen question paper physics. This is the way. तो आज हम लोग ये पार्ट 3 सोल्यूशन कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन को हम रीड करते हैं. तो यहाँ लिखा गया है क्या, रेफर टू द डायग्राम गिवन बिलो. यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया, ये देख पा रहे हैं आप लोग. अ लेंस इज मेड अप ऑफ टू मटेरियल. एक जो लेंस है वो दो मटेरियल से बना हुआ है, ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 एंड μ2. तो आप देखो यहाँ पर ऊपर का जो लेंस सेक्शन है वो किससे बना है, μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि ये एक अलग मटेरियल से है, मतलब ग्लास ही है पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है. और नीचे का भी सेक्शन ग्लास ही है पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है. इफ़ द रे, ठीक है, फिर क्या लिखा है, इफ़ द रे आर कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देन हाउ मैनी इमेज विल बी सीन. तो मान लीजिए कोई भी एक रे आ रहा है जो कि इनफाइनाइट पोजीशन से आ रहा है और फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस से आ रहा है, तो यानी कि वो कुछ ऐसा आएगा या फिर कुछ ऐसा आएगा, राइट. तो यानी कि हमने ये देखा कि दो सेक्शंस में आ रहे हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, इजंट इट. तो नंबर ऑफ इमेज हमें यहाँ पे इस केस में कितना बनेगा, 2 इमेजेस बनेंगे. अब क्वेश्चन ये है कि 2 इमेजेस क्यों बनेंगे. एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर यू कैन से जो फोकल लेंथ होता है, इजंट इट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इन केस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज μ-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2. तो आप देखोगे इस फॉर्मूला में क्या हो रहा है, ये एक सेक्शंस दिया हुआ है दैट इज दिस वन, दैट इज म्यू. तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. तो हमने ये देखा कि जो फोकल लेंथ है वो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे. तो जब इस लेंस का 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, तो इमेज भी 2 बनेगा क्योंकि इसके 2 फोकल लेंथ तैयार होंगे. होप इट इज क्लियर. नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. यहाँ पे क्या लिखा है, अ ग्लास लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल, इरेक्ट एंड diminished image of an object keep in front of it. Identify the lens. तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप हम लोग बात करते हैं कॉन्वेक्स, यानी कि जो आपका डायग्राम ऊपर दिया गया है, तो जो डायग्राम दिया गया है इसमें देखिएगा हमेशा एक क्या बनेगा, रियल इमेज बनने के चांसेस हैं. और इसमें सिर्फ एक ही केस में क्या होता है, इरेक्ट इमेज बनता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, ऑप्टिकल सेंटर और आपका फोकस के बीच में रहेगा, राइट. नाउ इस तभी ये क्या बनाएगा, एक आपका इरेक्ट इमेज बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा और हाईली मैग्नीफाइड बनाएगा. लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रॉपर आपका इसके लिए, कॉनकेव के लिए, इजंट इट, जो कि इस तरह का लेंस रहता है, इजंट इट. तो इसमें जब हम लोग बात करेंगे तो इसमें कहीं भी ऑब्जेक्ट रखिएगा तो वो कैसा इमेज बनाएगा, वो यहीं पे बनाएगा. और कैसा बनाएगा, ये बेसिकली वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट भी बनाता है और डिमिनिश्ड बनाता है. चाहे ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन पे रखिए, चाहे इनफाइनाइट पे रखिए या कहीं भी रखिए, तो योर करेक्ट आंसर विल बी कॉनकेव लेंस. होप इट इज क्लियर. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. The image given below display the kilowatt hour meter reading recorded at the 2 distinct point in time. तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये 2 मीटर आपके सामने दिए गए हैं, राइट. और ये क्या है, इनिशियल रीडिंग आपका यहाँ पे दिया गया दैट इज़ 856 और ये दिया गया है फाइनल रीडिंग ऑफ 1567. और ये जो रीडिंग है, ये आप इसको ऐसे मान के चलिए ये आपका घर का मीटर का रीडिंग है. तो आपने इस ड्यूरेशन में कितना एनर्जी स्पेंड करा होगा, तो ऑब्वियसली फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू. तो मैंने यहाँ पे फाइनल वैल्यू लिख दिया है और इनिशियल वैल्यू लिख दिया है जो कि किलोवाट आवर में है. तो हमारा कितना आया, 711. कितना आ गया, 711 किलोवाट आवर. अब आपसे पूछा है कि टाइम क्या होगा. तो अब यहाँ पे क्या है, पहले क्वेश्चन को पूरा समझते हैं. तो यहाँ पे लिखा है, एज्यूमिंग अ कंटिन्यूसली रनिंग ऑफ 2000 वॉट air conditioner as a sole electrical device in use. Calculate the time interval in hour between the 2 meter reading. तो यानी कि आपसे ये पूछा गया है कि एक जो AC चलाया गया है वो कितने वॉट का है,
200 वॉट का है और कंटिन्यूस चलाया गया, तो जब इसको ऑन किया गया तो उसमें इनिशियल रीडिंग कितना था 856, और जब वो कंटिन्यूसली चलता रहा तो उसका रीडिंग कितना आ गया 1567। तो आपसे ये पूछा है कि इन दोनों के जो मीटर का रीडिंग में डिफरेंसेस है ये कितने टाइम पे आया है, तो यही हम लोग टाइम कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले कैलकुलेशन के समय हम क्या करते हैं, ये जो 2000 वॉट है, ये जो 2000 वॉट है इसको हम किलो वॉट में चेंज करते हैं। तो 2000 वॉट, तो 2 इंटू 1000 वॉट, और 1000 का मतलब ही क्या होता है किलो वॉट, तो यानी कि ये हमारा कितना आ गया 2 किलो वॉट। और हमारा जो एक रिलेशन है किसके बीच में, हमारा जो रिलेशन है किसी बीच में, एनर्जी पावर एंड टाइम के बीच में, वो क्या है, तो बेसिकली आपका जो एनर्जी होता है वो होता है क्या, पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू एनर्जी बाई पावर, और ये जो डिफरेंसेस है इससे आपको क्या निकला, एनर्जी स्पेंड निकला। तो एनर्जी स्पेंड कितना हुआ था, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है 711 डिवाइडेड बाय पावर इन किलोवाट, दैट इज 2। तो जब इसको डिवाइड करेंगे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 355.5 आवर्स, इजंट इट फेयर एनफ। तो होप इट इज क्लियर नाउ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको पहले पढ़ते हैं, ABCDE। तो आप डायग्राम में देखिए ए कहाँ पर है, B, C, D और E इज अ रेगुलर पेंटागन विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी O। तो इनिशियल जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर है, वो यहाँ पर है, isn't it? What will be the most probable position W, X, Y, Z और O of the new center of gravity? तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो W है which is this, X, then Y, then Z and then O of a new center of gravity if the piece of clay is attached to the point A। तो यानी कि आपको क्या करना है कि पॉइंट A के तरफ क्या करना है, कुछ क्ले को अटैच कर देना है। तो जब आप ध्यान रखो, जब पॉइंट A की तरफ चीज़ों को अटैच करोगे तो होगा क्या, इधर A का मास बढ़ जाएगा। तो आपको ये पता है एक सिंपल सा एक पेन को भी अगर आप अपने हाथ पे रख दीजिए और जिधर आप मास रखेंगे उसी के तरफ क्या होगा, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे यही होगा। तो हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से क्या बोल सकते हैं, अटैचिंग अ पीस ऑफ क्ले एट अ पॉइंट A इंक्रीज द मास ऑफ एट A, सो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल शिफ्ट टुवर्ड्स A। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, O से हट के किधर जाएगा, A की तरफ जाएगा। O से हट के कहाँ जाएगा, A की तरफ जाएगा। तो A का तरफ में कौन सा पॉइंट है, X। तो योर करेक्ट आंसर विल बी X। तो ये हो गया आपका पहला का आंसर। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, राइट। दूसरे में लिखा है इफ द पेंटागन इज कट अलोंग द लाइन PQ, यानी कि अब आपको क्या करना है, यहाँ से पेंटागन को कट कर देना, ये पार्ट हटा ही देना है। तो इधर का मास क्या होगा, लूज होगा। तो ऑब्वियसली इधर का मास थोड़ा हेवी हो जाएगा। ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ DCBQPE, तो आपसे पूछा है कि इसका न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा। तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल शिफ्टेड टू W। दिस इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। हियर इट इज अ सॉलिड ऑफ मास, यहाँ पे एक सॉलिड दिया गया है जिसका मास कितना है 60 ग्राम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज प्लेस्ड इन 150 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि यहाँ पे ये बोला है कि एक जो सॉलिड मास है जिसका मास कितना दिया है 60 विच इज़ अ गिवन पार्ट, और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, इज प्लेस्ड इन 150 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। यानी कि उसको प्लेस किया गया सॉलिड को किस में, वाटर में, जिसका टेम्परेचर कितना था 20 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का मास भी दे दिया है दैट इज़ 150 ग्राम। अब पूछा क्या है, द फाइनल स्टेडी टेम्परेचर इज 25, यानी कि मिक्स करने के बाद इसकी टेम्परेचर जो हो गई फाइनल टेम्परेचर दैट इज 25 डिग्री। कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सॉलिड की हीट कैपेसिटी क्या होगी। तो लेट्स कैलकुलेट दिस। तो हीट कैपेसिटी के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना पड़ेगा। याद रखिएगा, हीट कैपेसिटी निकालने के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना पड़ेगा।
तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए हमें ये पता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो मैंने यहाँ पे सोल्यूशन किया है, देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने गिवन में पहले लिख दिया है क्या कि मास ऑफ सॉलिड m1 है, मान लीजिए दैट इज 60 ग्राम, isn't it, विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, यहाँ पे दिया हुआ था 60 ग्राम, ठीक है। इसके बाद लिखा है मास ऑफ वाटर m2 इज 150 ग्राम, मास ऑफ वाटर भी कितना दिया हुआ है, 150 ग्राम दे दिया है। फिर डेल्टा T1 दैट इज फॉल इन टेम्परेचर, क्योंकि जब आप सॉलिड के साथ पानी को मिक्स करेंगे तो सॉलिड जो कि ज़्यादा टेम्परेचर था विच इज़ 100 डिग्री, ये था सॉरी यहाँ पे था क्या, हाँ 100 डिग्री सेल्सियस था, तो वो क्या हुआ फाइनल टेम्परेचर यानी कि 25 तक पहुँच गया। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, डेल्टा T1 दैट इज 75 डिग्री सेल्सियस। फिर है डेल्टा T2 यानी कि यहाँ पे फॉल नहीं होगा, यहाँ पे रेज होगा, रेज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, राइट। तो इनिशियल टेम्परेचर वाटर का क्या था, तो ये इनिशियल का वाटर था कितना 20 डिग्री, और जो फाइनल टेम्परेचर था वाटर का वो कितना था 25, तो 20 से कितना बढ़ गया 25, तो इसीलिए हम लोग क्या किया 25 माइनस 20 किया, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर कितना आ गया 5 डिग्री सेल्सियस। अब लेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, क्योंकि ये भी दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, आप देखो सिर्फ वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, सॉलिड का तो नहीं दिया, तो सॉलिड के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो हमने मान लिया कि वो क्या है, सी है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हम क्या समझते हैं, हीट एनर्जी गिवन बाय सॉलिड इज इक्वल टू हीट एनर्जी टेकन बाय वाटर। तो जो आपका हीट एनर्जी जो है कौन, सॉलिड, जितना वो हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है वो सारा का सारा हीट एनर्जी कौन ले रहा है, वाटर ले रहा है। तो इसी के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, m1 c1, ठीक है, यहाँ पे c भी मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, या c1 कर लेते हैं इसको, ठीक है, और डेल्टा T1 इज इक्वल टू m2 c2 डेल्टा T2। तो m1 c1 डेल्टा T1 फॉर सॉलिड, और यहाँ पे जो है आरएचएस का पार्ट m2 c2 और डेल्टा T2 ये है फॉर लिक्विड। तो सॉलिड के केस में सारे वैल्यूज़ को हम लोग प्लेस करते हैं, राइट, दैट इज 60 मास हो गया, c1 को हम c लिखते हैं, और डेल्टा T1 का जो वैल्यू था वो कितना है, था आपका 75 डिग्री, इज इक्वल टू m2 कितना दिया है 150 दिया हुआ है, ठीक है, इनटू c दे दिया है कितना, दैट इज 4.2 इंटू 5, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आराम से आप c निकाल सकते हैं, राइट, लेट्स सी दिस। तो हमारा c इज इक्वल टू क्या हो गया, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 150 इंटू 4.2 इंटू 5 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपका क्या था फॉर सॉलिड के लिए, यानी कि 60 इंटू 75। तो जब इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो हमारा वैल्यू आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ गया 0.7, ठीक है, यहाँ पॉइंट क्यों नहीं आ रहा पता नहीं, देख लेते हैं, 0.7 लेट्स सी। तो हमारा आ गया 0.7 जूल पर ग्राम पर केल्विन। दिस विल बी योर वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, क्या, क्योंकि क्वेश्चन में आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा है, हीट कैपेसिटी, यानी कि सी डैश। और जो हीट कैपेसिटी होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो होता है मास, ठीक है, वो होता है मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और मास आपका कितना है, क्वेश्चन में दिया गया था 60 ग्राम, दैट इज 60 इंटू यहाँ पे 0.7 जो कि अभी आपका कैलकुलेट हुआ यहाँ से। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ 42 जूल पर केल्विन। दिस विल बी योर आंसर। होप इट इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है देखिए, यहाँ पर लिखा है द diagram given below shows a copper wire around a U-shaped soft iron bar। तो ये जो है आयरन बार, ये U shape है, लाइक दिस, ये है U shape। एन आयरन पिन इज ब्रॉट नियर द अरेंजमेंट, और फिर क्या हुआ, एक आयरन पिन को यहाँ लाया गया, फर्स्ट सोर्स P एंड देन सोर्स Q। तो सबसे पहले यहाँ पर जो AB है, ये जो है पार्ट, ठीक है, किसका, यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है ये है सोर्स, और ये सिंबल आपको याद रखना पड़ेगा
ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है एसी करंट को और ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है सेल को, यानी कि डीसी सोर्स। तो ये कौन सा सोर्स है? एसी, और ये क्या सोर्स है? डीसी, विच इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। यहाँ सिर्फ सिंबल दिया है, आपको समझना पड़ेगा। अब क्या लिखा है यहाँ पे? आर कनेक्टेड ए क्रॉस ए बी, फाइन। उसके बाद बोला ईच ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली, और ये क्या है? यानी कि आपको क्या बोला गया है कि पहले यहाँ पर आपको क्या लगाइए? एसी वाला लगा दीजिए सिस्टम, ठीक है, एसी लगा दिया। तो पूछा क्या है? अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स आपको स्टेट करना है, सही या गलत। सोर्स पी एज वेल एज सोर्स क्यू व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस ए बी। तो पहले एक बार क्या कीजिएगा? एसी सोर्स लगा लिया, फिर दूसरी बार में आप क्या कीजिए? डीसी सोर्स लगा दीजिए, ठीक है। तो आपसे ये पूछा है कैन अट्रैक्ट द पिन, आयरन पिन। तो क्या दोनों ही केस में आयरन पिन अट्रैक्ट होगा? तो आंसर इज ट्रू, यस वो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? इंड्यूस मैग्नेटिज्म जनरेट होता है जब भी आप एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। ये डिपेंड नहीं करता है कि उसमें एसी है या डीसी है, तो ये दोनों ही केस में क्या करेगा? पिन को अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? जस्टिफाई योर आंसर विद द सुटेबल रीजन ना। तो रीजन क्या है? देखिए, चाहे वो एसी हो चाहे वो डीसी हो, चाहे वो एसी सोर्स हो चाहे वो डीसी सोर्स हो, दोनों ही क्या करेंगे? मैग्नेटिज्म को जनरेट करेंगे। हाँ, बस अंतर ये रहेगा कि ये ऑल्टरनेटिवली जनरेट करता रहेगा, क्योंकि एसी है तो ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये ऑल्टरनेट होता रहेगा, पर इसका मैग्नेटिज्म में कोई असर नहीं पड़ेगा। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लिखा है? देखिए, नेम द रेडिएशंस दैट इज इमिटेड ड्यूरिंग द डिके ऑफ द न्यूक्लियस दैट हैज हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। जिसका पेनिट्रेटिंग पावर क्या होगा? हाईएस्ट होगा। तो ये होता है किसका? यहाँ पे मैंने लिख दिया आंसर, दैट इज गामा का। किसका होता है? गामा का। एक्चुअली गामा जो रेडिएशंस है वो क्या कर सकता है? पेपर को तो आसानी से पास कर सकता है। थिन एल्युमिनियम शीट, यानी कि अगर आपने 0 mm एल्युमिनियम शीट लिख रखा है उसको भी आसानी से पार कर सकता है, और साथ ही साथ 10 सेंटीमीटर लेड को भी पार कर सकता है। तो गामा हैज़ द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है? डज द emission ऑफ above mentioned रेडिएशन रिजल्ट इन अ चेंज इन द मास नंबर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि गामा का जो है कोई भी मास में असर नहीं पड़ता है। तो अगर हम रिएक्शन के फॉर्मेट्स में लिखें तो ये किस तरीके से होगा? तो ये रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। मान लीजिए आपके पास एक है कोबाल्ट, ठीक है, यहाँ पे हो गया 60 और ये हो गया 27। सपोज़ यहाँ से आपका क्या निकला? एक गामा रेडिएशन निकलता है, ठीक है। तो गामा जब रेडिएशन निकलेगा तो इसमें ना ही मास में कोई चेंज होगा, ना ही एटॉमिक नंबर में चेंजेस होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे लिखना चाहिए था, मुझे यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे लिखना चाहिए गामा रेडिएशंस, राइट। तो यही है आपका कि गामा रेडिएशंस में कभी भी कोई मास या एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता किसी भी एलिमेंट का। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? देखिए, एडवांस्ड ऑप्टिकल सेंसर in air-to-air missile use fiber optic cable to transmit high signal with minimum loss. This relies on the physical phenomenon that confine light within the fiber, making the system very dependable for guiding the missile precisely. तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक फाइबर ऑप्टिक्स का डायग्राम बनाता हूँ तो ये क्या रहेगा? एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, राइट। तो पाइप जैसा स्ट्रक्चर लेट्स सी, तो हम यहाँ पे तैयार करते हैं एक पाइप, लाइक ये एक बनाया और एक ये बनाया, इज़न्ट इट, और यहाँ पे हमने एक सर्कुलर सेक्शन दे दिया। तो यहाँ पे जो लाइट रिमीज होगा वो ऐसा 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 करके होगा, राइट। और ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस को। किसको दिखा रहा है ये? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस को। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो इसी पे है, नेम द ऑप्टिकल फिनोमिनन that allow light signal to remain confined within the fiber optic cable during transmission. तो ये क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही है। Explain the two main condition necessary for this phenomenon. तो अगर आपको याद होगा कि यहाँ पर क्या है कि जो लाइट रे है वो हमेशा ट्रेवल होना चाहिए फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम के तरफ। कहाँ पे होना चाहिए?
डेंसर टू रेयरर। अब ऐसा क्यों है ये समझते हैं। मान लीजिए ये एक क्या है, ऊपर का सेक्शन क्या है आपका ग्लास और नीचे का सेक्शन है एयर। तो अब देखो होगा क्या, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या बना लिया, इसको नॉर्मल बना लिया। तो मान लीजिए यहाँ से एक लाइट गया, यहाँ पे इंसिडेंट किया, तो डेंसर से रेयर होने की वजह से ये कहाँ जाएगा, जाना तो चाहिए था इसको ऐसा स्ट्रेट फॉर्मेट में, पर वो जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो पहला कंडीशन ये हो गया कि रे ऑफ लाइट जो है वो हमेशा डेंसर टू कहाँ जाना चाहिए, रेयर के तरफ। और दूसरा ये होना चाहिए जो क्रिटिकल एंगल होगा। तो पहले समझते हैं कि क्रिटिकल एंगल क्या है। तो देखिए ये एक क्या है, सेपरेटिंग मीडिया है और ये एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया। और आपको ये पता है कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो ये क्रिटिकल एंगल बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंट ही है। ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट ही है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। कब, जब ये क्या होगा, एग्जैक्टली ओवरलैप करेगा सेपरेटिंग मीडिया को, यानी कि यहाँ जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो कितना डिग्री आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दूँ, यानी कि इससे बढ़ा दूँ, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, उस केस में क्या होगा, जो रे ऑफ लाइट है वो यहाँ टकरा के इसी मीडियम में रह जाएगा, वो कहीं और नहीं जाएगा। यानी कि ये क्या शो करने लगेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, राइट। क्या शो करने लगेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंड दिस इज हाउ इट्स वर्क। तो इसीलिए आपका क्या दिया गया, यहाँ पे क्या पूछा था, एक्सप्लेन टू मेन कंडीशन नेसेसरी फॉर द फिनोमेनन टू ऑकर। तो यहाँ पे क्या हो गया, पहला लाइट रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, एंड द सेकेंड वन द एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे सेक्शन बी का, दैट इज 40 मार्क्स क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, एनी 4 करना होता है, पर मैं सारे क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा 1 to 1। थैंक यू। 4 में यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, द डायग्राम बिलो shows a fish in a tank and its image seen on the surface of water, ठीक है। और वहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो इमेज है वो कहाँ पे दिख रहा है, सरफेस ऑफ वाटर में। तो ऑब्वियसली आप देखो ध्यान से, अगर देखेंगे तो ये इसका जो रिफ्लेक्शंस है वही यहाँ पे आ रहा है। तो जब रिफ्लेक्शन है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इट विल बी अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, फिश का वापस से एक इमेज बन रहा है ऑन द सरफेस। होप इट इज क्लियर। तो इट इज टर्म टू बी एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ अब हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज ऑफ बी नंबर। यहां पर क्या दिया है देखो, सबसे पहले यहां पे लिखा गया है, क्वेश्चन को समझते हैं। अ डबल कॉन्वेक्स लेंस विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इज प्लेस्ड इनसाइड टू लिक्विड refractive indices mu2 and mu3 as shown in figure in the diagram below. The refractive indices such that mu2 is greater than mu1 and mu1 is greater than mu3. अब आप ध्यान से समझिए यहाँ पे हुआ क्या। तो यहाँ पे ये बोला है कि जो डबल कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, mu1, तो यानी कि ये जो है ये μ1 है, यानी कि ये, और ये भी क्या है, μ1 है, isn't it? इसको दोनों को कहां पे प्लेस किया गया है, लिक्विड में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले वाले का क्या है, μ3, और दूसरे वाले का क्या है, μ2। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग को क्या जानना होगा, एक लेंस मेकर फॉर्मूला होता है, इसको समझते हैं। तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कहता है कि 1/4 फोकल लेंथ, ठीक है, 1/4 फोकल लेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विच इज ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड और -1। तो मेन इसी फॉर्मूला पे हमारा सारा कंसेप्ट है। नाउ यहां पर आपका क्वेश्चन क्या बोला है, अब वो देखते हैं। अब यहां पर लिखा है क्या, हाउ would a parallel incident beam of light refract when it comes out of the lens in each of the cases shown above? तो
यहाँ पे जो दोनों ही डायग्राम जो दिया गया है, इसमें से रे डायग्राम कैसे रिलीज होगा ये पूछा गया है इन फिगर 1 एज वेल एज इन फिगर बी। नाउ इसके लिए हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन साइड जाना पड़ेगा, और वो क्या है, लेट्स सी दिस। तो यहां पर हम लोग ने यहां पर क्या किया है देख लेते हैं। तो यहां पर लिखा है इन फिगर ए, यानी कि हम लोग पहला देखेंगे। तो रिफ्रैक्टिव, म्यू मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम इज μ3। आप देख लीजिए μ3 लिखा है, यानी कि लिक्विड का पार्ट। नाउ म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडिया इज μ1, दैट इज ऑफ लेंस, यानी कि ये वाला सेक्शन। अब आता है नेक्स्ट सेक्शन में, देन फ्रॉम द लेंस मेक अ फॉर्मूला, यही आपका रिलेशन था, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन में कुछ ग्रेटर और लेस देन के बारे में कहा गया है, राइट। क्या लिखा गया यहां पर हम लोग देखते हैं। तो यहां पे ये लिखा गया है μ1 इज ग्रेटर देन μ3, यानी कि ये वाला पार्ट देखिए, क्योंकि हम लोग फर्स्ट लिक्विड में क्या है μ3 है, इसलिए ये वाला पार्ट को पहले देखेंगे। तो यहां पे लिखेंगे क्या हम लोग, इफ, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, μ1 इज ग्रेटर देन μ3। μ1 क्या है, बड़ा है μ3 से। तो हम लोग ये कह सकते हैं therefore μ1 by μ3 is always greater than 1, क्योंकि μ1 तो बड़ा है। जैसे मान लीजिए μ1 है 4 और μ3 है 2, तो ये जब भी कैंसिल होगा तो ये क्या होगा, 2 होगा, यानी ग्रेटर देन 1। तो ये ध्यान रखिएगा कि μ1 बड़ा है किससे, μ3 से, तो ये इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1 by f is always greater than 0, ये हमेशा 0 से बड़ा ही होने वाला है। नाउ तो सिंस द रिजल्टेंट, अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, सिंस द रिजल्टिंग फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव हो रहा है, तो इसीलिए ये क्या बन जाएगा, कॉन्वर्जिंग लेंस। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा कि पहले का जो आपका इमेज बनाएगा, यानी कि फर्स्ट सेक्शन का जो फिगर है वो कौन सा बनाएगा, कॉन्वर्जिंग लेंस। तो ये हो जाएगा कॉन्वर्जिंग लेंस। फाइन, दिस विल बी योर आंसर ऑफ फर्स्ट। अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे आते हैं। तो सेकेंड पार्ट भी यहां तक तो बिल्कुल सेम वही है, लेकिन यहां पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम को हमने क्या लिया है, μ2, जो कि आप देखो डायग्राम में μ2 आपका दिया हुआ है यहां पर, इजंट इट। फिर μ1 आपका वही आपका लेंस है, तो अगेन 1/f यही होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे क्या लिखा है, μ2 इज ग्रेटर देन μ1, जो μ2 है वो बड़ा है किससे, μ1 से। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एज μ1 इज लेस देन μ2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, μ1 बाय μ2 इज ऑलवेज लेस देन 1, ये 1 से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो जब ये पार्ट आपका, ध्यान से समझिएगा, ये पार्ट आपका ठीक है 1 से छोटा होगा, और उसमें हम 1 से माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा, राइट। तो हम लोग ये कह सकते हैं 1/f इज ऑलवेज लेस देन 0, यानी कि यहां पे क्या हुआ, नेगेटिव वैल्यू को फॉलो अप कर रहा है। तो जब नेगेटिव वैल्यू को होगा तो ये कौन सा लेंस बन जाएगा, डाइवर्जिंग, ठीक है, लेंस। तो यानी कि हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर आपका जो आंसर शीट है उस पर लिख देते हैं कि कौन सा क्या बनेगा। तो पहला का आंसर क्या आया था आपका, तो पहला का आंसर है आपका कॉन्वर्जिंग, और सेकंड का आंसर है आपका डाइवर्जिंग। होप इट इज क्लियर। नाउ अब आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। यहां पे क्या लिखा है देखिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे क्या लिखा है देखिए, अ साइंटिस्ट लोअर अ मेटालिक रूलर वर्टिकली इनटू द ट्रांसपेरेंट ऑयल टैंक, यानी कि क्या है, एक ग्लिसरीन ऑयल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्लिसरीन लिख दिया, मैं पढ़ लिया था, ठीक। उसमें उसने क्या किया, एक साइंटिस्ट ने स्केल को प्लेस किया।
द रूरल टच एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द टैंक, और जो टच हुआ स्केल वो ऑब्जेक्ट पे टच होता है एंड गेट वेट अप टू द 25 सेंटीमीटर मार्क, और वो 25 सेंटीमीटर से भीग जाता है। तो जब भी आप स्केल से किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करोगे दैट विल बी द रियल डेप्थ। तो यानी कि ये जो सेक्शन दिया गया है ये जो है ये बेसिकली क्या है, रियल डेप्थ है। फिर क्या बोला है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लिसरीन इज 1.25, और यहाँ पे ये जो है ऑयल, ग्लिसरीन ऑयल, इसका दे दिया है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, 1.25। अब ऑप्शन क्या है यहाँ पे, अप टू विच मार्क विल द रूरल गेट वेट इफ द साइंटिस्ट लोअर इट अप टू द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट से बच्चे लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये इमेज क्या है। एक्चुअली इमेज को यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया गया है किसके साथ, वर्चुअल, या फिर नॉट द वर्चुअल, एक्चुअली द एपरेंट डेप्थ के साथ। यानी कि आपको बोला जा रहा है कि एपरेंट डेप्थ क्या होगा, इजंट इट। यानी कि अगर आप जब भी किसी भी लिक्विड में आप ऑब्जेक्ट देखते तो जनरली आपको क्या दिखता है, वो रियल ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा ऊपर रहता है, यानी कि एपरेंट डेप्थ रहता है, राइट। तो यहाँ पे वही है। तो आपसे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशंस देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में क्या, मैंने कुछ लिख दिया है यहाँ पे पहले से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, एक्चुअल डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 25 सेंटीमीटर, जैसे मैंने आपको अभी समझाया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन दे दिया कितना, 1.25। अब रियल डेप्थ कितना था, 25 था। तो एज वी नो एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू क्या था, रियल डेप्थ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सिंपल अब क्या कीजिए, वैल्यू को प्लेस कीजिए, दैट इज 25 डिवाइडेड बाय 1.25। तो यहाँ पे जब कैंसिल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर, राइट। तो नाउ, तो अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि जब साइंटिस्ट उसके एपरेंट डेप्थ के हिसाब से स्केल को प्लेस करेगा तो वो कहां तक ले जाएगा स्केल में, अप टू 20 सेंटीमीटर तक ही ले जाएगा। यानी कि वो जब इमेज तक देखेगा तो सिर्फ भीगेगा कहां तक स्केल, 20 सेंटीमीटर तक। तो आपका जो आंसर होगा वो यहां पे ये लिखिएगा आप। तो the ruler will get wet up to the mark of 20 सेंटीमीटर। नाउ अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ विल दिस लेंथ, ठीक है, चेंज इफ अनदर लिक्विड इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1.25 इज यूज। यानी कि अब आपको क्या करना है, ग्लिसरीन के अलावा अब दूसरा कोई लिक्विड यूज कीजिए, राइट। लेकिन ध्यान ये रखना है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 1.2 से 1.25 से ज्यादा होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वापस से इस कंसेप्ट पे आइए। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पोजीशन कहां पर था, नीचे में था, राइट। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं मार्किंग, ठीक है, ये ले लेते हैं। तो ये जो आपका देखिए क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां पे है, डिनोमिनेटर। यानी कि एपरेंट डेप्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 से ज्यादा होगा तो होगा क्या, बेसिकली एपरेंट डेप्थ बढ़ जाएगा, isn't it? The apparent depth will be greater। तो यहां पे क्या हो जाएगा ना, ओके सॉरी, यहां पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या बढ़ रहा है, तो फाइनल वैल्यू इसका क्या होगा, छोटा होगा, यानी एपरेंट डेप्थ क्या होगा, घट जाएगा। सो द वेट लेंथ, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे बी का आंसर में लिखेंगे, सो द वेट लेंथ ऑफ द ruler will be less, fine, then 20 सेंटीमीटर। तो वापस से एक बार मैं क्लियर कर दूं, यहां पर एपरेंट डेप्थ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन क्या है, इट्स द इनवर्सली रिलेशन। तो अगर ये बढ़ेगा तो इसका फाइनल वैल्यू क्या होगा, घटेगा, राइट। तो इसीलिए जब एपरेंट डेप्थ घटेगा तो फाइनली क्या होगा, आपका
जो वेट लेंथ है रूरल का वो भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। Isn't it? Hope it is clear. Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है क्या, अ मिक्सचर ऑफ रेड ब्लू एंड ग्रीन लाइट रेज इज पास्ड थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस। तो यहां पर क्या है, मान लिया एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ऐसा और ऐसा, isn't it? And illustrated in diagram below. State whether the ray passes through a single point or through different point on the same principal axis after refractions. देखो आपको ये तो पता है कि जो रेड है वो क्या करता है, वो लीस्ट डेविएट करता है। तो अगर मैं इसका एक्चुअल पाथ बनाऊं तो ये जाना चाहिए था किधर, इधर जाना चाहिए था, राइट। लेकिन आपको ये पता है कि सबसे कम रिफ्रैक्ट कौन करेगा, रेड करेगा, इसलिए ये कम रिफ्रैक्ट किया, यानी कि इसका डेविएशन कम हुआ। इसके बाद ग्रीन डेविएट करेगा और सबसे ज्यादा कौन करेगा, ब्लू डेविएट करेगा। तो यहाँ पे पूछा है क्या, स्टेट वेदर द रे पासेस थ्रू अ सिंगल पॉइंट और थ्रू डिफरेंट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो आंसर क्या रहेगा, नो, ये सेम नहीं रहेगा, डिफरेंट पोजीशंस पे रहेगा। अब यहां पर देखिए क्या है, नेम द इनविजिबल रेडिएशंस व्हिच इज स्टडीड यूजिंग द क्वार्ट्ज प्रिज्म। तो क्वार्ट्ज प्रिज्म है क्या, पहले इस पे थोड़ा सा जिक्र करते हैं। देखिए जो क्वार्ट्ज प्रिज्म है ये एक ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल डिवाइस है, ठीक है। क्वार्ट्ज प्रिज्म क्या है, एक ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल डिवाइस है जो किसका बना रहता है, फ्यूज्ड सिलिका का, फ्यूज्ड सिलिका का, राइट। और ये क्या है, अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए काफी अच्छा होता है स्टडी करने के लिए। तो नेम द इनविजिबल रेडिएशंस व्हिच स्टडी यूजिंग द क्वार्ट्ज, तो ये आंसर हो गया ऑब्वियसली यूवी रेडिएशन। स्टेट वन यूज ऑफ द रेडिएशन मेंशन्ड बाय यू इन बी अबव। तो ये सब क्वेश्चन है ना काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि अगर पहला का आंसर गलत होगा तो बाकी सब भी गलत हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे पहला आपको सोच समझ का आंसर देना होगा, क्योंकि इसी से जुड़ा ये है। तो स्टेट वन यूज, तो वन यूज क्या है, प्रोवाइडिंग विटामिन डी। आप चले जाइए धूप में, आपको विटामिन डी मिल जाएगा। नेम वन टाइप रेडिएशन विच द वेव लेंथ ग्रेटर देन दैट ऑफ रेडिएशन मेंशन्ड बाय यू इन बी अबव। तो इसमें आपने बताया था यूवी रेडिएशन, तो इससे ज्यादा का जो रेडिएशन वेवलेंथ होता है वो होता है इंफ्रारेड के पास, माइक्रोवेव के पास और रेडियो वेव के पास। तो इसमें से आप मेंशन वन टाइप बोला है, तो आप इसमें से अगर कोई भी एक भी लिखेंगे तो आपका मार्क्स मिलेगा। होप इट इज क्लियर। नाउ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो।